हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस, जहां बच्चों हम लोग क्लास 12 के सेशन 2024 से 25 का कंप्लीट फिजिक्स के चैप्टर को लेके आ रहे बच्चों। जहां हमने पहले के लेक्चर में कूलॉम्स लॉ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था बच्चों। साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल को देखे थे। आज इसी चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे बच्चों, जो है आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है टॉपिक बच्चों? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों चार्ज वाले पोर्शन का। साथ ही साथ इसके एंड में हम देखेंगे कि फोर्स आपका जब टू चार्जेस है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होगा। तो इसका एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। साथ ही साथ हम लोग नेट फोर्स निकालने के लिए सीखेंगे कि अगर दो चार्जेस है तो उसका नेट फोर्स क्या होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के क्लास को। हमारा टारगेट क्या है बच्चों? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले अगर कोई क्वांटिटी बच्चों वेक्टर होता है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, पहले वो बात करते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो हमें दो चीज की जरूरत होती है। एक तो जरूरत होती है बच्चों मैग्नीट्यूड की, एक जरूरत क्या होती है बच्चों? मैग्नीट्यूड की। दूसरा आपका क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है बच्चों तो उसमें दो चीज होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा बच्चों डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पीछे के टॉपिक में बच्चों पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? कूलॉम फोर्स। और उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का जो फॉर्मूला था बच्चों वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये था बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। बट कूलॉम्स लॉ से जो कूलॉम फोर्स निकाल रहे हैं हमने पढ़ा है कि ये कूलॉम फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने फॉर्मूला जान लिया, डायरेक्शन क्या होगा इसके लिए हम लोग आज इस टॉपिक को डील करेंगे जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज। चलिए ध्यान दीजिए, सारे बच्चे फोकस रहेंगे, इसके डायग्राम पे ध्यान देंगे। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से रिलेटेड हम चीजों को साथ साथ लिखते चलेंगे। सबसे पहले बच्चों मान लिया जाए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है। हमारे पास कितने पॉइंट चार्ज है? 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज है बच्चों Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है क्या बच्चों? Q2। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट चार्ज? 2 पॉइंट चार्ज। कौन कौन? Q1 और Q2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लोकेशन पता करेंगे कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये बोर्ड के किस लोकेशन में है। ये जो पॉइंट चार्ज है बच्चों इस बोर्ड पे कहां है उसके पोजीशन को पहले पता करेंगे। उसका पोजीशन क्या है? ये हमारा हो गया बच्चों एक्स एक्सिस और इधर हो गया बच्चों वाई एक्सिस। और ये हमारा क्या है बच्चों? ऑरिजिन। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए बच्चों एक वेक्टर को डिफाइन किया गया है जिसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए एक वेक्टर को डिफाइन किया गया है और उस वेक्टर का नाम क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। अब हमें दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 जिसका हमें क्या बताना है बच्चों? पोजीशन। जिसका क्या बताना है? पोजीशन। और पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर डिफाइंड है वो क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। तो जिस भी पॉइंट का पोजीशन बताना है बच्चों उससे क्या करते? उसके ऑरिजिन से उस पॉइंट को लेकर, उसके ऑरिजिन से उस पॉइंट को लेकर एक वेक्टर को बच्चों क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। उस पॉइंट को लेकर
उस ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और वेक्टर का जो हेड होता है बच्चों उस पॉइंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर का नोटेशन होता है आर, और ये हमारा हो गया R1 वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर है क्या, ध्यान देंगे, R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 with respect to origin, ठीक है। R1 वेक्टर क्या है बच्चों, R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 का। R1 वेक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 का, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। इसी तरह अगला जो पॉइंट चार्ज है बच्चों वो क्या है, Q2। अगला जो पॉइंट चार्ज है बच्चों वो है क्या, Q2। Q2 का पोजीशन बताना है, तो ऑरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो किसको, आपका किसकी पोजीशन बताएगा, Q2 की, और इस वेक्टर का हेड किधर होगा, इस होगा। इसका नाम क्या देंगे बच्चों, R2 वेक्टर। क्या नाम देंगे, R2 वेक्टर। R2 वेक्टर है क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 with respect to origin, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने Q1 और Q2 की क्या बता दी बच्चों, पोजीशन बता दी। इस तरह से हमने क्या की, Q1 और Q2 की क्या बता दी, पोजीशन। अब अगर आप मान लिया जाए Q1 पे खड़े हैं और आपको Q2 पे जाना है, कहाँ पे खड़े हैं, Q1 पे खड़े हैं और कहाँ जाना है, Q2 पे, तो इसके लिए भी आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। Q1 से हमें कहाँ जाना है बच्चों, Q2 पर। अब Q1 पे खड़े होकर अगर हमें Q2 पे जाना है तो उसके लिए भी एक पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वो क्या है आपका, R21 वेक्टर। क्या है बच्चों, R21 वेक्टर। R21 वेक्टर है क्या बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 with respect to Q1। Q1 के रिस्पेक्ट में बच्चों, Q1 के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर है, कौन, Q2। Q1 के रिस्पेक्ट में हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है R21, जो किसकी पोजीशन बताएगी, Q1 से उसकी पोजीशन बताएगी Q2 की। ठीक उसी प्रकार अगर हम Q2 पे हैं और हमें Q1 का पोजीशन चाहिए, हम कहाँ हैं, Q2 पे, और हमें किसकी पोजीशन चाहिए, Q1 की, तो Q2 से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे किस तरफ बच्चों, Q1 की तरफ। किस और, Q1 की तरफ, और इसका नाम देंगे R12 वेक्टर। क्या नाम देंगे, R12 वेक्टर। R12 वेक्टर है क्या बच्चों, पोजीशन वेक्टर of charge Q1 with respect to Q2, ठीक है। Q1 का पोजीशन वेक्टर बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। क्या इतनी चीज आई समझ में, हमने सबको पोजीशन बता दिया। सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों, दो चार्ज था, एक Q1 और एक Q2। ये इस बोर्ड पे कहाँ है हमें नहीं पता, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किए, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस।
अब इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं। और इस चीज को बताने के लिए फिजिक्स में वेक्टर नाम के चैप्टर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकता है। उसके लिए करना क्या है, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से जिस भी पॉइंट का पोजीशन पता करना है उस पॉइंट तक क्या ड्रॉ करना है, एक वेक्टर। कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से हमें जिस भी पॉइंट का पोजीशन पता करना है उस पॉइंट तक क्या ड्रॉ करना है, एक वेक्टर, जो ये बताएगा कि वो पॉइंट आपके इस कोऑर्डिनेट पे कहाँ है। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज थे बच्चों, एक Q1 और दूसरा क्या था, Q2। तो Q1 और Q2 को पोजीशन बताने के लिए हमने दो पोजीशन वेक्टर लिया। पहला पोजीशन वेक्टर लिया बच्चों R1 वेक्टर। पहला पोजीशन वेक्टर क्या लिया बच्चों, R1 वेक्टर। R1 क्या है बच्चों, R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर लिया बच्चों R2। दूसरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या लिया, R2। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। फिर इसके आगे हमारे पास, अगर हम बच्चों Q1 पे हैं, अगर हम कहाँ हैं, Q1 पे, और हमें कहाँ आना है, Q2 पे, हमें क्या आना है, Q2 पे, तो एक ऐसा पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहे बच्चों जो Q1 से हमें कहाँ तक लेके आएगा, Q2 तक। और उस पोजीशन वेक्टर का नाम दिए हैं R21 वेक्टर। क्या नाम दिए हैं, R21 वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। मतलब Q2 की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, Q1 के रिस्पेक्ट में। Q2 की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार एक और पोजीशन वेक्टर है जो Q1 की पोजीशन बताएगा किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। और वो क्या है बच्चों, R12 वेक्टर। क्या है, R12 वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। Q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। पहले फटाफट यहां तक बच्चों नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सारा कुछ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी बच्चों, चलिए, थोड़ा स्पेस की जरूरत थी बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने एक और 11वें वेक्टर बताया था, वो था आपका क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपका एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है बच्चों। यूनिट वेक्टर एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 1। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं बच्चों, डायरेक्शन को पता करने के लिए। जिसका यूज किसके लिए करते हैं बच्चों, डायरेक्शन को पता करने के लिए। अगर कोई वेक्टर ए है बच्चों, अगर कोई वेक्टर ए है तो इस ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, इस ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर बताता है मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या कहलाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड। और ए कैप क्या है बच्चों, ए कैप है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन। हमने पहले ही बताया है कि वेक्टर आपके दो चीज से डिफाइंड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो कहीं पे अगर ए वेक्टर है तो उसको लिखने का तरीका है बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। तो बच्चों यहां से अगर यहां से ए कैप को निकाला जाए, ए कैप को निकाला जाए तो ए कैप बराबर होगा ए वेक्टर अपॉन में
मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप बराबर क्या होगा बच्चों, ए कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए कैप। कैसे निकालें, ये ए मॉड ऑफ ए वेक्टर को डिवाइड में ले आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में बच्चों, इधर आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में जब आएगा तो आपका ए कैप बराबर हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। और ये ए कैप बताता है क्या बच्चों, डायरेक्शन। ए कैप क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर। क्या इतनी बात आई समझ में, क्या इतना बात आ रहा है सबको समझ में। अब यहां पे हमें इसकी जरूरत है बच्चों, यूनिट वेक्टर की जरूरत है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, R12 कैप और R21 कैप का क्या मतलब है। R12 कैप और R21 कैप बच्चों है वो है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। R12 क्या है बच्चों, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R12 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R12, मॉड ऑफ R12। इसी तरह R21 कैप क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 कैप, क्या हो जाएगा R12 कैप। ये किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर अपॉन में R मॉड ऑफ R21 वेक्टर। तो ये जो R12 कैप है और R21 कैप है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब चेक कीजिए, R12 कैप किसका यूनिट वेक्टर है, R12 वेक्टर का, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो R12 कैप किस डायरेक्शन को बताएगा, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन को बताएगा। उसी तरह R21 यूनिट वेक्टर है किसका, R21 वेक्टर का, और R21 वेक्टर किधर है बच्चों, नीचे की तरफ। इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। फटाफट यहां तक नोट कीजिए, फ्रेम चेक करते एक बार, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, सब कुछ परफेक्ट है बच्चों, फटाफट यहां तक नोट कीजिए। कुछ चीजों को इरेज करेंगे, कुछ चीजों को इरेज करना है। हो गया, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। ये Q1 और Q2 एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बच्चों, फोर्स। Q1 और Q2 एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। Q1 पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये चेक कीजिए। अगर हमें Q1 पे फोर्स चेक करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन। तो Q1 के पास जो आपका है चार्ज वो कौन है, Q2। ये बताया बच्चों पहले, Q1 के पास जो आपका चार्ज है वो कौन है, आपका Q2। चेक कीजिए Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों, रिपेल। तो फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। और फोर्स लगेगा कितना बच्चों, F12 वेक्टर। क्या लगेगा, F12 वेक्टर। F12 वेक्टर है क्या बच्चों, F12 वेक्टर है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक उसी प्रकार अगर आप Q2 को चेक करें बच्चों, तो Q2 पे भी एक फोर्स लगेगा, और इस Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा बच्चों, Q1। इस Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q1। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग।
जो इन टू चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये होगा आपका क्या बच्चों, F21 वेक्टर। क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। क्या होगा बच्चों, F21 वेक्टर। और इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया फोर्स। अब इसको लिखिए कैसे बच्चों, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर को लिखिए कैसे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। F12 किसके बीच का फोर्स है, Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, ठीक है, R स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए बच्चों, क्या इस डायरेक्शन में हमने कोई यूनिट वेक्टर को डिफाइन करके रखा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यूज ही हम लोग किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन के लिए। F12 का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या हमने कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करके रखा है, तो जी हाँ बच्चों, हमने डिफाइन करके रखा है किसको, R12 कैप को। R12 कैप किसका है, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर। चेक कीजिए, R12 वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है, फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब R12 कैप इसका क्या बताएगा बच्चों, इसका बताएगा डायरेक्शन। उसी तरह F21 वेक्टर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन देखना होगा। F12 वेक्टर देखिए बच्चों इस डायरेक्शन में, ये रेड मार्कर F12 का डायरेक्शन बता रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या कोई यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या कोई यूनिट वेक्टर है, तो पहले इस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर है, तो हाँ R21 वेक्टर। चेक कीजिए भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या इसके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं, तो हाँ किए बच्चों। क्या डिफाइन किए हैं, R21 कैप। R21 कैप आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा F21 वेक्टर का, क्योंकि इसका ब्लू मार्कर और रेड मार्कर दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चों, इस वजह से इनके लिए ये, इसको बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल दीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए, यहां तक स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। हम थोड़ी चीजों को इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शो वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपका बच्चा क्या शो करता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। इतना ज्यादा आसान है, सिर्फ क्या किए, सबसे पहले हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया Q1 और Q2, इसका पोजीशन बताया R1 वेक्टर, इसका पोजीशन R2 वेक्टर। फिर हमने देखा Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर R21 कैप, R21 वेक्टर, Q1 का पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में R12 वेक्टर। अब ये दोनों के लिए हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया। यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो और जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए। नोटेशन क्या होता है यूनिट वेक्टर का, कैप। कोई भी वेक्टर अगर ए है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। मॉड ऑफ ए वेक्टर बताता है मैग्नीट्यूड, ए कैप बताता है डायरेक्शन। तो यहाँ से ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ
ए वेक्टर, जो क्या बताएगा डायरेक्शन। तो फोर्स की बात करें तो टू चार्जेस है Q1 और Q2, इन पे फोर्स लगेगा। Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा बच्चों, Q2। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण क्या होगा, रिपेल। फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगेगा, तो ये डायरेक्शन होगा F12 वेक्टर का। उसी तरह F21 वेक्टर कौन है, Q2 पे फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। तो F1 F2 को लिख ली। F12 वेक्टर क्या है, फोर्स, इसको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में, K Q1 Q2 अपर में R स्क्वायर, इनटू डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे बच्चों, डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे जो इस डायरेक्शन में है। F12 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ डिफाइन किए थे बच्चों R12 कैप। क्या डिफाइन किए हुए, R12 कैप। ये ब्लैक मार्कर है ना, R12 वेक्टर, इसी का ना यूनिट वेक्टर है कौन, R12 कैप, जो इसके डायरेक्शन को बताएगा कि डायरेक्शन क्या ऊपर। उसी तरह F21 वेक्टर, फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब डायरेक्शन देना है, F12 कहाँ लग रहा है, नीचे। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिफाइंड किए, तो हाँ R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने डिफाइंड किया कितना, R21 कैप। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया। तो यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपका क्या बता है, क्या शो कर रहा है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए यहां तक कंप्लीट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट। आगे बात करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। यहां पे अगर देखा जाए बच्चों तो R12 कैप और R21 कैप, ये दोनों बच्चों सेम डिस्टेंस के हैं। ये यही दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के सेम डिस्टेंस के, सिर्फ इनका डायरेक्शन अपोजिट है। R12 वेक्टर ऊपर जा रहा है और R21 वेक्टर क्या जा रहा है, नेगेटिव, मतलब नीचे की ओर। इनका मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, डायरेक्शन के अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन से साइन को यूज करते हैं बच्चों, नेगेटिव साइन को। कौन से साइन को यूज करते हैं, नेगेटिव साइन को। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है बच्चों, अपोजिट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू क्या है, R12 कैप। अब R12 कैप की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, चेक कीजिएगा, R12 कैप की जगह हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस R21 कैप। चेक कीजिए, R12 कैप किसके बराबर है, माइनस R21 कैप के, तो इसकी जगह बच्चों ये लिखती है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो जब माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर, क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। अब अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन टू देखिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों F21, मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, F21 वेक्टर के। किसके बराबर है, F21 वेक्टर के। अब इससे ये पता चल रहा है बच्चों कि इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस पे जो क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है ये आपके क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। मतलब इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स F12
और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स F21, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और आपके डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब दो फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, ये सारे फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बच्चों और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कैसे बच्चों, वहां भी पढ़े थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स जितने ही मैग्नीट्यूड का होगा, मेरे हाथ पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो कूलम्ब्स लॉ से भी यही पता चला कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, ये दोनों, ये जो फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हुआ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबको आया समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कूलम्ब्स लॉ किसे फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, चलिए फटाफट कीजिए, इरेज कर दे, इरेज कर दे बच्चों। चलिए इरेज कर दिया जाए। अब ध्यान देना है बच्चों कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, सॉरी दो फोर्स है, एक है F1 वेक्टर और दूसरा है आपका F2 वेक्टर, और ये दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इनके बीच का जो एंगल है बच्चों, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, या सिंपली हम कहें नेट फोर्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला क्लास 11th में ड्राइव किया है कि दो वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर है आपका F1 और F2, इसके रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। कितना होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। अब इसको और अच्छे से समझिए कुछ केस के द्वारा। जैसे केस 1 देखिए बच्चों, केस 1 है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका F1 वेक्टर और दूसरा है आपका F2 वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में। जब ध्यान देना है बच्चों कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो इनके बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 0 डिग्री। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ से इन दो वेक्टर का अगर नेट फोर्स निकालेंगे बच्चों तो नेट फोर्स होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ये होता है नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा की जगह क्या देंगे बच्चों, 0 डिग्री। कॉस थीटा की जगह क्या देंगे, 0 डिग्री। तो अंडर रूट हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1 इंटू f2। अब इसे क्या कर रहे हैं बच्चों, इसे क्या कर रहे हैं, इसे कर दे रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, उस पर तोड़ते हैं तो हो जाएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो बच्चों यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो एफ नेट आपका होगा बच्चों, ये रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, क्या बचेगा आपका f1 प्लस f2। क्या आएगा f1 प्लस f2, f1 प्लस f2। तो जो नेट फोर्स आया बच्चों वो कितना आया, f1 प्लस f2। तो अब हमें डायरेक्ट याद रखना, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो इसके नेट निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, सम। जब दो वेक्टर क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो इसके नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका सम। नोट कीजिए बच्चों, केस 1 नोट कीजिए फटाफट। केस 1 नोट कीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। केस 2 देखिए, अब केस 2 देखिए, केस 2, चलिए केस 2 समझते बच्चों। हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हो गया f1 वेक्टर, और एक आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हो गया आपका f2 वेक्टर। मतलब f1 और f2 वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। f1 और f2 वेक्टर क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, चेक कीजिए। तो इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे। पहला जो वेक्टर है मेरा वो कौन है बच्चों, f1, तो हो जाएगा f1 स्क्वायर। दूसरा वेक्टर है क्या बच्चों, f2 स्क्वायर। तीसरा क्या है 2f1 इंटू f2 कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लेंगे बच्चों, कॉस थीटा की जगह लेंगे 180 डिग्री। कॉस थीटा की जगह क्या लेंगे, 180 डिग्री। तो हो जाएगा बच्चों f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 कॉस 180 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हो जाएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2f1 इंटू f2। अब ये टूटेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा बच्चों तो क्या होगा, f1 माइनस f2। क्या होगा, f1 माइनस f2। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, जब दो वेक्टर क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर क्या हो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका नेट कैसे निकालते हैं, नेट निकालते हैं f1 माइनस f2 से। नेट कैसे निकालते हैं, f1 माइनस f2 से। ठीक है बच्चों, केस 3 की बात करेंगे, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर केस 3 की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे केस 3 पे। इरेज कर दें,
ध्यान दीजिएगा। अब जहाँ पे मैं सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल बच्चों, वहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, वहाँ पे इतना डिटेल नहीं जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन दो वेक्टरों का सम होता है, जैसे F1 प्लस F2। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो F1 माइनस F2। अब केस 3 में चेक करेंगे क्या होगा। केस 3 में बच्चों दो वेक्टर है, एक है F1 वेक्टर और दूसरा है F2 वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 90 डिग्री। तो एफ नेट जरा निकालिए, एफ नेट निकाल के दिखाइए। एफ नेट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या रखिएगा बच्चों? 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या रखिएगा? 90 डिग्री। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 अच्छा F2 इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और इनको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा? 0। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इस तरह से 90 डिग्री पे जो नेट आएगा बच्चों वो इतना आएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे कितना आएगा? इतना। अब दो आपको खुद से ट्राई करना है। एक थीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री पे और दूसरा चेक करना है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे। किस पे चेक करना है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे और दूसरा क्या है, कहाँ चेक करना है? थीटा इज इक्वल टू 120 पे। थीटा इज इक्वल टू 120 पे आपको चेक करना है खुद से। ये वर्क रहा आप लोग का कि ये दोनों आपको क्या करना है? खुद से चेक करना है और बताना है क्या वैल्यू होगा। cos 60 की वैल्यू बता देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ये आपको ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रहने देते हैं। अब अगर आपको इन सब का कलरफुल हैंड रिटन नोट्स चाहिए बच्चों तो आप हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8083856189। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, जिससे ये पता चलता है कि एग्जाम में लिखने के तरीके क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो वर्क आपको दिया जाएगा, सारा कुछ आपको किया जाएगा। अगले क्लास में चार्ज से रिलेटेड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा जो चार्ज वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो स्टार्ट होगा वो कौन स्टार्ट होगा बच्चों? फील्ड, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े क्लास लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बड़े बड़े क्लास लेंगे, जिसमें चीज़ों को स्पीड में हम निकालेंगे, क्योंकि बेस कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ तक बेसिक सीखना था, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से क्लासेस थोड़े स्पीड चलेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन चलेंगे, लंबे लंबे क्लास आएंगे, जिसमें चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कम समय में हम पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, कल बढ़ेगी आगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में इसे क्या कीजिए? शेयर कीजिए। रहने देते हैं बच्चों, बाय बाय।